हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीति आयोग, जो कि आपके हर तरीके के पेपर में पूछा जाता है। और क्लास 11 से लेकर के एमए पीएचडी तक के लिए भी ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। खास करके ये एमए तक पूछा जाता है, पीएचडी के लिए बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन क्लास 11 से लेकर आपका इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं आप, तो एमए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्लस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एसएससी यूपीएससी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत नीति आयोग अस्तित्व में आया। यानी कि ये योजना आयोग के बाद ही इसका गठन किया गया था। इसके बाद नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जिसको हम NITI बोलते हैं, इसी को नीति बोलते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और जिसका हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। एवं यह सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। और ये क्या करता है? थिंक टैंक का मतलब थिंक मतलब सोचना होता है, टैंक मतलब टैंक। तो ये सरकार के लिए क्या करता है? अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह राज्यों के लिए भी नीतियों का निर्माण करेगा एवं केंद्र और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर रणनीति एवं तकनीकी सलाह भी देता है। यानी ये केंद्र सरकार को तो सलाह देता ही है, राज्य सरकार को भी देता है, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे नीतियों का निर्माण यानी जो प्लानिंग बनाई जाती है उसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस आयोग में राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जो संघीय ढांचे को मजबूत करेगा। यानी इसमें क्या होता है कि हर स्टेट के एक मुख्यमंत्री होंगे, यानी हर स्टेट के तो मुख्यमंत्री एक ही होते हैं। तो हर स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, प्लस प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस के स्पेशलिस्ट होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उनमें से एक का गठन किया जाता है, जो कि जो संघीय ढांचे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग होती है उसके निर्माण में अपनी भूमिका देते हैं, यानी अपना योगदान देते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो सके। अब देख लेते हैं प्रशासनिक संरचना, यानी कि जो नीति आयोग होता है उसके जो प्रशासनिक संरचना कैसी होती है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी उस समय जिस समय यानी कि जिससे ये समय चल रहा है 2021, तो इस समय प्रधानमंत्री जो हैं वही इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री के मन के हिसाब से, यानी प्रधानमंत्री जिसको बनाना चाहे उसे नियुक्त कर सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष के लिए। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत का सचिव, जिसे एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी भारत का जो सचिव होता है उसे क्या कहते हैं? नीति आयोग का कार्यकारी अधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है, और उसका भी टाइम एक फिक्स होता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रदेशों के राज्यपाल, यानी इसका जो संचालन करने वाला परिषद जो होता है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय परिषद विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वह नामित मुख्यमंत्री जो होते हैं, यानी उस हर राज्य के जो मुख्यमंत्री और हर राज्य के जो उपराज्यपाल होते हैं उनके साथ मीटिंग करता है, और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता भी करता है। पदेन सदस्यता क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। यानी पदेन सदस्यता, इसको जो पद की सदस्यता दी जाती है, तो उसमें कौन देता है ये सदस्यता? प्रधानमंत्री देता है।
और प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको दे सकता है। और लेकिन हाँ, इसमें केवल 4 ही सदस्य होते हैं, इससे अधिक सदस्य नहीं होते हैं, केवल पदेन सदस्यता के लिए। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, स्पेशल लोगों को जो बुलाया जाता है, यानी कि इसमें इस नीति आयोग में स्पेशल लोग कौन से होते हैं, जो किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं और उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको इसके जो विशेष आमंत्रण द्वारा बुलाए जाते हैं। नीति आयोग का कार्य क्या है, अब ये देख लेते हैं। राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना एवं राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भागीदारी देते हैं, यानी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें ये अपना पूरा योगदान देते हैं, और राज्यों के निर्माण के लिए भी अपनी योगदान देते हैं। साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करते हैं, यानी जो राष्ट्र के विकास के लिए जो भी दृष्टिकोण, जो भी उद्देश्य बनाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, अपनी सहभागिता देते हैं, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को निरूपित करने के लिए ऐसे तंत्र का निर्माण जो योजनाओं को तैयार करने के साथ साथ उन योजनाओं को उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाए, यानी ग्रामीण विकास के लिए भी ऐसी योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं जिससे कि उन योजनाओं को उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके, यानी कि वो योजनाएं अच्छे से अच्छे लेवल, यानी कि जो विकास के जो उच्च लेवल हैं वहाँ तक उनको पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा के वो पहलू जो नीति आयोग के अंतर्गत आते हैं, उनको आर्थिक रणनीतिक एवं उनको नीतियों में समावेशित किया जाए, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी नीति बनाई जाती है उनमें क्या करते हैं, ये अपनी रणनीति और नीति, यानी जो प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे देश की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, क्या लिया जाए, क्या न लिया जाए, और कैसे तरह से सुरक्षित कहाँ पे क्या सिक्योरिटी लगाई जाए, क्या इस तरीके से वो अपनी योजना भी देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय व अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए कोई मंच तैयार करना, यानी क्षेत्रीय, यानी जो क्षेत्र लेवल के होते हैं, और उसका ये क्षेत्र और क्षेत्र से थोड़ा से मतलब बड़े लेवल तक विभाग की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए एक मंच तैयार करते हैं। ठीक है। समाज में जो वर्ग आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं हो सके उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, यानी कि समाज में जो गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उससे कुछ लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, तो उन जो लोग लाभान्वित नहीं होते हैं उन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, यानी कि उनके विकास के लिए थोड़ा और प्रयास करना जिससे कि उनका विकास हो सके। ऐसी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच जो समान सोच रखते हों, यानी उनकी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच जो बनाते हैं उसमें सबका क्या होना चाहिए, समान सोच होना चाहिए। उनके बीच साझेदारी को प्रोत्साहन व सलाह देना, इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान या अनुसंधान स्थापना भी आते हैं, यानी इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर्स, ऐसे भी इनका भी निर्माण करना नीति आयोग, यानी कैसे ये चलाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके लिए नीति आयोग भी हमेशा तत्पर रहता है। अब इस समय देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे अरविंद पनगड़िया को इसका पहला उपाध्यक्ष बनाया गया और वर्तमान में राजीव कुमार पदभार संभालते हुए हैं, यानी कि जो नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, और लेकिन वर्तमान स्थिति में जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है। श्री अमिताभ कांत ने वर्तमान में भारत परिवर्तन संस्थान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है, यानी कि अमिताभ कांत जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं नीति आयोग के सदस्य वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, यानी वर्तमान में नीति आयोग के कौन कौन से सदस्य हैं और किस पोजीशन पे हैं। तो अध्यक्ष के लिए श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार,
पूर्णकालिक सदस्य श्री वी.के. सारस्वत हैं, रमेश चंद्र हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल, और पदेन सदस्य हैं श्री राजनाथ सिंह जो कि हमारे गृह मंत्री रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह, इसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके बाद फिर विशेष आमंत्रित सदस्य जो कि हर सेक्टर से स्पेशलिस्ट होते हैं, इसमें नितिन जयराम गडकरी, यानी जिनका नाम हम नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं इनको, इसका थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है श्री अमिताभ कांत हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नीति आयोग की शाखाएं क्या है। नीति आयोग की विशेष शाखा इनका क्या है, यह अंतःगृह प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करेगी जिसमें शोध विशेष विशेषज्ञ तथा विद्वान रहेंगे। ठीक है, इसका देख लेते हैं। इसमें ये तो पहली शाखा के बारे में बताया गया। अब परामर्शी शाखा जो कंसल्टेंसी विंग्स होती है, जो सलाह देती है, यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपयोग में विशेषज्ञता एवं विधियन का एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराएगी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हल सुझाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाधानकर्ता होगी। यानी ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से इनका क्या कार्य है, ये परामर्श देती है। ये जो है ना परामर्शी शाखा, इससे समझ लीजिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनके विकास के लिए परामर्श देती है, यानी सलाह देती है, एडवाइजरी जारी करती है। इसका जैसे टीम इंडिया शाखा यानी टीम इंडिया विंग्स, इसमें प्रत्येक राज्य मंत्रालय एवं सेवा के प्रतिनिधि होंगे तथा यह राष्ट्रीय सहयोग के एक अस्थायी मंच के रूप में कार्य करेगा। यानी कि ये क्या होता है, सभी राज्य के मंत्रालय एवं सेवा के प्रतिनिधि होंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद यह राष्ट्रीय सहयोग के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है, यानी कि यह नेशनल लेवल तक का एक कंसल्टेंसी यानी सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। इसके बाद प्रत्येक प्रतिनिधि सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य या मंत्रालय की आयोग के निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है। यानी पहला जो इनका प्रत्येक प्रतिनिधि का कार्य क्या है, सुनिश्चित करता है कि राज्य या मंत्रालय के आयोग में निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है या नहीं है। उसके बाद बी है, इसमें राज्य मंत्रालय एवं आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करेगा, विकास से जुड़े सभी मामलों पर परामर्श समवर्ती संपर्क अंतराष्ट्रीय पृष्ठ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी राज्य या मंत्रालय द्वारा आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करते हैं, यानी कि दोनों में बातचीत जैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ये क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि हमारे राज्य और देश का विकास हो सके, तो उसके लिए एक संवाद भी स्थापित करते हैं। तो ये था आज का हमारा नीति आयोग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे टॉपिक थे, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, जीएल, एमटीएस, ग्रुप डी और रेलवे, एनटीपीसी और यहाँ तक कि आईएसपीसीएस और आईईएस, स्पेशली आईईएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जिसे हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कहते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हर तरीके के कंपटीशन के लिए, प्लस 11 से लेकर के नेट पीएचडी तक के लिए, क्लास केवल इकोनॉमिक्स फील्ड के लिए, और बाकी तो ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो टॉपिक्स हैं हम आपको दे रहे हैं जिसे आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, और आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो बहुत ज़रूरी रूप से यानी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको शेयर करें, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप भी अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।